नमस्कार दोस्तों, करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और वर्ल्ड हिस्ट्री के दौरान हम लोग कांटे, रूसो के दार्शनिक चिंतन के बारे में अध्ययन किया। उनकी फिलॉसफी क्या थी समाज को लेकर के, राज्य को लेकर के, उसके बारे में हम लोगों ने पूरा विस्तार से देख लिया था। फिर आगे चल करके हम लोग समाजवाद को देख रहे थे और समाजवाद पढ़ते समय हमारा सिलेबस में ही था कि समाजवाद जो है वो मार्क्स तक ही पढ़ना है। तो जब समाजवाद के अध्ययन कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स थे जो समाजवाद के बारे में अपने बात विचार को रख रहे थे और बता रहे थे कि समाजवाद होना कैसा चाहिए। एक्चुअली पूंजीपति की जो कल्पना हुई या फिर 17वीं 18वीं शताब्दी में जो पूंजीपति घर कर चुका था, उसमें जिस तरह से जनता की शोषण हो रही थी, उस शोषण से बचाने के लिए, उस शोषण से राहत के लिए विभिन्न तरह के चिंतकों, दार्शनिकों ने अपनी फिलॉसफी दी और समाज के आदर्श समाज के बारे में बात किया या फिर काल्पनिक समाज के बारे में बात किया, या समाज किस तरह से होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए और लोगों के उसमें किस तरह का अधिकार होना चाहिए। इस तरह की चर्चाएं हम लोग पूरा विस्तार से कर चुके थे। अब हम लोग बात रही कि आज के सेशन में क्या चर्चा करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि आज के सेशन में हम लोग एक ऐसे विचारधारा या फिर ऐसे चिंतक या ऐसे दार्शनिक के बारे में विचार करेंगे, दार्शनिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो सचमुच में गरीबी के जो राक्षस है, उस गरीबी के राक्षस के दौरान उनके पुत्र, उनके परिवार को निगल गया, फिर भी अपनी सिद्धांत को नहीं बदला और वो हमेशा समाजवाद की बात करते रहा। वो समाजवाद के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की बात करते रहा। आप समझ गए होंगे कि कौन ऐसे फिलोसोफर थे, कौन ऐसे दार्शनिक थे जिनके परिवार गरीबी के चलते मृत्यु को प्राप्त कर लिए थे। हाँ, बिल्कुल सही समझा, वो हमारा कार्ल मार्क्स। बिल्कुल, आज हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में विचार करेंगे। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कार्ल मार्क्स ने कौन सी फिलॉसफी रखा, कौन से उन्होंने विचारधारा को पूरे दुनिया को दिया, और ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जब कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधारा को दिया, कार्ल मार्क्स ने अपने विचारधारा को प्रतिपादित किया, तो दुनिया में उसका क्या प्रभाव पड़ा, लोग उसको किस तरह से लिए। तो एक जरूर नाम सुने होंगे, क्या? तो वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष। और जब वर्ग संघर्ष की बात करते हैं तो देखिए, कार्ल मार्क्स जो है पूरे दुनिया को, जितने भी पूरे दुनिया में मानव है, उसको दो वर्गों में बांट करके वो चलते हैं। कहते हैं कि एक मालिक है, दूसरा मजदूर है, और पूरे जीवन इन्हीं दोनों के बीच में संघर्ष होती है। मालिक और मजदूर का जो कंसेप्ट इन्होंने दिया, ये पूरे दुनिया को हिला करके रख दिया। पूंजीपति वर्ग के जो विचारधाराएं थे उनको इन्होंने हिला करके रख दिया, और कहा जाता है कि जब इन्होंने अपनी विचारधारा वर्ग संघर्ष को इन्होंने दिया तो शायद पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध कई आंदोलन हुए, कई विद्रोह हुए। और आपको पता है कि जब इन्होंने मजदूरों को कहा कि मजदूर सब, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन संघर्ष करोगे तो पाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी मार्क्सवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, किस तरह से ये अपने जीवन को व्यतीत करते हुए इस ओहदे तक पहुंचे और किस तरह से पूरे दुनिया को प्रभावित किया। ठीक है, तो देखिए, ये हमारे पीछे जो पिक्चर देख रहे थे एक्चुअली कार्ल मार्क्स का ही था। इतने खूबसूरत, इतने हटीले कटीले, वृद्धावस्था में भी देख रहे हैं, है ना। कार्ल मार्क्स का जन्म मई 1818, ठीक है, 5 मई 1818, और डेथ देखिए 14 मार्च 1883। कितना? 14 मार्च 1883 को इस कार्ल मार्क्स का क्या हो गया भाई? तो डेथ हो गया। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए, और एक एक चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में आपको कार्ल मार्क्स से संबंधित जरूर सवाल रहेंगे, चाहे जिस रूप में रहे, इनके डिफिनेशन को लेकर के रहे, इनके पुस्तक को लेकर के रहे, या इनकी विचारधारा को लेकर के रहे, या डायरेक्ट इसके सिद्धांत से आपको सवाल पूछ दे, जैसे कि वर्ग संघर्ष की सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है, या फिर दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो इस तरह के सवाल आपको निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। मार्क्सवाद क्या है हमारा? मार्क्सवाद, ठीक है। धीरे धीरे मार्क्सवादी समाजवादी में मिल गया और पूंजीपति का जबरदस्त विरोध किया गया। क्लियर? मार्क्सवाद का उदय एक्चुअली 19वीं सदी के मध्य में हुआ था। जब क्या? जब चीर सम्मत उदारवाद, ठीक है, अपने पूरे उत्कर्ष पर था और पूंजीपति पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। कहने का मतलब यह है कि मार्क्सवादी विचारधारा का उदय अगर हम देखें तो लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य में आया और उस समय आप देखेंगे तो पूंजीपति विचारधारा, पूंजीवाद का विचारधारा चल रहा था, उदारवाद का विचारधारा चल रहा था और उसी बीच में मार्क्सवाद विचारधारा जो है अपनी जगह बना रही थी, है ना। कहता है कि औद्योगिक उन्नति के कारण समाज में जो नई संपत्ति पैदा हुई थी वह पूंजीपतियों का बपौती बन चुका था। इस बात को समझिए, गौर कीजिए। कह रहा है कि औद्योगिक उन्नति मतलब कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ, है ना, औद्योगिक उन्नति हुआ, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लगाए गए, मालिक और मजदूर का कंसेप्ट आया, मालिक पैसा लगा रहे हैं, मजदूर उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं और फाइनली उसका लाभ जो है मालिक ले रहा है। कौन ले रहा है? मालिक ले रहा है और मजदूर जो है गरीब, दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं। क्लियर? तो इस समय पूंजीपति का ये बपौती बात हो चुका था, संपत्ति उनका अपना माना जा रहा था और कामगार वर्ग, समझिएगा, कामगार वर्ग पूंजीपतियों का घोर शोषण और दुर्दशा का शिकार होते जा रहे थे। मार्क्स का तो पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर है। अगर हम मार्क्सवादी विचारधारा की बात करते हैं या मार्क्स की बात करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा इसी स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है और मुझे लगता है कि आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आखिर मार्क्स जो था वो क्यों इस तरह से सोच रहा था? मार्क्स इस बात को कैसे वो अपने बातों को लोगों को, समाज को बता रहा था? इन्होंने क्या कहा, इस बात को बड़ा गौर कीजिएगा। ये कहता क्या है कि जो पूंजीपति वर्ग है, कौन? पूंजीपति वर्ग है, इन पूंजीपति वर्ग का जो संपत्ति है, संसाधन है, वो सारा इसकी बपौती हो चुका है। और इन्होंने कहा कि भाई जो कामगार वर्ग है, क्या कौन है? कामगार वर्ग है। ये कामगार वर्ग जो है पूंजीपतियों का घोर शोषण और दुर्दशा का शिकार होते जा रहा है। आज भी यही हाल है, अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। मार्क्स का जो विचारधारा है आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। आप देखिएगा कि एक लेबर या फिर एक मजदूर जो है किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो बेचारा ठीक से अपना घर तक नहीं बना पाता, लेकिन उस फैक्ट्री का मालिक जो है, उस फैक्ट्री का मालिक वो कई फैक्ट्री का मालिक बन जाता है, आलीशान बिल्डिंग में रहता है और हवाई यात्रा से वो विभिन्न देशों का भ्रमण करता है। जबकि अगर हम बात करें उसी कंपनी में, उसी समय ड्यूरेशन पीरियड में एक मजदूर की, तो मजदूर ठीक से अपने यहाँ साइकिल तक नहीं खरीद सकता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स जो विचारधारा लाया, कार्ल मार्क्स जो बात कर रहा था, बिल्कुल सही बात कर रहा था कि भाई ये पूंजीपतियों के दौरान, पूंजीपतियों के समय में मजदूर जो है पीसे जा रहे हैं, मजदूर जो है इस पूंजीपतियों के हाथों शोषित होते जा रहे हैं। उसका शोषण ऐसा हो रहा है, ऐसी दुर्दशा हो रही है कि उनके जीवन जीने की स्थिति लायक नहीं है ना। तो ये बात इन्होंने कहा और इसके बाद कहता है कि मार्क्स ने पूरे मानव इतिहास का विश्लेषण किया। आखिर दुनिया में ये है क्या? मार्क्सवादी ऐसे बात नहीं कर रहा था। उन्होंने क्या किया, जब मजदूर और पूंजीपति की बात किया, मालिक और मजदूर की बात किया, उससे पहले उन्होंने पूरे के पूरे मानव इतिहास का अध्ययन किया और उसे समझने का कोशिश किया और उस मैटर को वो सुलझाने के लिए अपने तर्क वितर्क दिया, है ना। क्या किया? तर्क वितर्क दिया और इसी विचारधारा को कहा जाता है मार्क्सवादी विचारधारा। क्लियर हो गया? तो मजदूर और पूंजीपतियों के बीच जो संघर्ष चल रही थी, या पूंजीपति अमीर अमीर होते जा रहे थे, गरीब गरीब होते जा रहे थे, और इन दोनों के बीच के जो अंतर थी, खाई थी, इस खाई को समझने का काम मार्क्स ने किया। मानव इतिहास को उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद अध्ययन करने के बाद उन दोनों के बीच की खाइयों को दूर करने का जो सिद्धांत दिया, दूर करने की जो बातों को रखा, उसी को इतिहास में मार्क्सवादी विचारधारा कहा गया, उसी को इतिहास में मार्क्सवाद के नाम से जाना गया। क्लियर हो गया? यहां तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन
जो है एग्जाम के दृष्टि से क्या रखना है ध्यान में, देखिए इससे पहले भी इस तरह के बात किया जा रहा था, इससे पहले भी राज्य में समाज में क्लास संघर्ष वगैरह की बात हो रही थी, उदारवाद विचारधारा की बात हो रही थी, समाजवादी की बात हो रही थी। लेकिन यहां पर रखिए कि जो साइमन हुए, पहले साइमन पढ़े थे है ना, फुरिये हुए, साइमन, फुरिये, बला, ये सारे काल्पनिक व्यक्ति थे, ये काल्पनिक समाजवाद की बात कर रहे थे। वहीं आप देखिएगा कि कार्ल मार्क्स जो है ये वैज्ञानिक समाजवाद की बात कर रहा है। किस तरह की बात कर रहा है? वैज्ञानिक समाजवाद की बात कर रहा है। तो यहां पर आपसे सवाल बना करके पूछेगा कि बताइए काल्पनिक समाजवादी विचारधारा के कौन थे? तो बस इतना ही याद रखिएगा, इन्हीं में से आपको एक मार्क्स को भी ऑप्शन दे देगा, है ना, साइमन, फुरिये, बला ये रहेगा और चौथा कार्ल मार्क्स रहेगा। तो जैसे काल्पनिक समाजवाद की बात करता है उसमें आपको इनमें से कोई एक होगा, लेकिन वैज्ञानिक समाजवाद की अगर आपसे पूछा जाए कि वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता किसे कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा किसने दी, तो उस परिस्थिति में आप देखिएगा कि कार्ल मार्क्स होगा। क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा। तो यहां पर आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां पर किसी तरह के आपके दिमाग में वो डॉट नहीं चलना चाहिए कि भाई हम कार्ल मार्क्स के जगह फुरिये मार दिए हैं या साइमन को मार दिए हैं। ठीक है, चलिए तो इतना समझ गए कि कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद की बात करता है। कार्ल मार्क्स जो है जो जिस विचारधारा को दिया उसे इतिहास में मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जाना गया। एक्चुअली उसी के नाम पर मार्क्सवादी विचारधारा के नाम पर जाना गया। अगर सच पूछा जाए, एक लाइन में पूछा जाए कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, तो भाई हम एक लाइन में यही समझने की कोशिश करेंगे, यही बताने का प्रयास करेंगे कि समाज में जो व्यवस्थाएं चल रही थी, जैसे पूंजीपति और मजदूर का बात हो रहा था, उसी विचारधारा को, उनके बीच की खाइयों को दूर करने की जो बात कही कार्ल मार्क्स ने, उसी को तो मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं। मतलब कि मजदूर और मालिकों के बीच जो संघर्ष हो रही है उसी को तो कार्ल मार्क्स ने दिया है, उसी बातों को समझाने का कोशिश किया, वही तो विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा है। ठीक है, तो मार्क्सवादी विचारधारा एक्चुअली समाजवादी का ही प्रभाव है। आगे चल करके आप देखिएगा कि समाजवाद में जाकर के ये घुल मिल जाता है, लेकिन मार्क्सवादी विचारधारा अभी तो यहां चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय जान लें कि ये कार्ल मार्क्स है कौन, है ना, कार्ल मार्क्स कहाँ के व्यक्ति हैं भाई, कहाँ के ये विचारक हैं, कहाँ के फिलोसोफर हैं, सारे चीजों को हम लोग आज पहले इसके डिटेल जान लेते हैं, फिर इसकी विचारधारा को जान लेंगे। ठीक है, चलिए तो समझिए कार्ल मार्क्स का पूरा नाम, एक्चुअली कार्ल मार्क्स ही लोग जानते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स का पूरा नाम क्या है? कार्ल हेनरिक मार्क्स है। इतिहासों में आपको कार्ल मार्क्स ही मिलेगा। हेनरिक जो नाम है ये एक्चुअली छुपा दिया जाता है, बोलने में या लिखने में नहीं, और काम चलाऊ जो बाजारू पुस्तक है उसमें तो खास करके मिलेगा ही नहीं, है ना, सीधा मिलेगा कार्ल मार्क्स। तो लोग यही समझ लेते हैं कि कार्ल मार्क्स का पूरा नाम कार्ल मार्क्स ही था। नहीं, कार्ल मार्क्स का पूरा नाम जो है कार्ल हेनरिक मार्क्स था। क्या था? कार्ल हेनरिक मार्क्स था इसका पूरा नाम। कार्ल मार्क्स लेखनी का धनी व्यक्ति था, मतलब भाई ये गजब का लिखता था, एक से एक सिद्धांत लिखा। कहा जाता है कि जब इन्होंने मजदूर और मालिक के ऊपर थ्योरी दी तो पूरे दुनिया में भूचाल आ गया था पूंजीपतियों के लिए, पूरी दुनिया में इसे मारने के लिए पूंजीपति लोग खोज रहे थे। इस तरह की भावनाएं पैदा होने लगी थी और तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। पता है, इसको देश से बाहर निकाल दिया गया था। ये बेचारा कभी यहां कभी वहां चक्कर लगाता रहा, लेकिन फिर भी अपनी थ्योरी को इन्होंने लिखना बंद नहीं किया। ठीक है, इन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और कानून, इतिहास, दर्शन का गहन अध्ययन किया। भाई इकोनॉमिक्स का भी इससे बहुत अच्छा जानकार था। आपको बता दे, कहा जाता है कि आज आप लोगों को कि 2 भाषा सीखना है तो बड़ा दिक्कत होता है ना। अगर हिंदी बढ़िया से जानते हैं और इंग्लिश नहीं के बराबर जानते हैं तो लगता है कि इंग्लिश इस जमाने में नहीं सीख पाएंगे, शायद अगला हम जब फिर से जन्म लेंगे तब सीखेंगे। कार्ल मार्क्स जब 50 वर्ष का था तब कहा जाता है ये रसिया गया था, और रसिया जाने के बाद वहां पर रसिया के पुस्तकों की अध्ययन करने के लिए, रसिया के डॉक्यूमेंट्स के अध्ययन करने के लिए 6 महीना इन्होंने रसिया भाषा का अध्ययन किया। और जब ये रसिया भाषा सीख गया तो फिर रसिया भाषा सीखने के बाद आप देखिएगा कि वहां के सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को पढ़ा और फिर उन पर अपनी विचारधारा को रखा। ठीक है, तो समाजवाद जो जर्मन, रूस में, रसिया में चल रही थी, कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स वाला विचारधारा से वहां भी प्रभावित हुआ था। ठीक है, चलिए कहा जाता है कि विश्व इतिहास में शायद ही कोई मौलिक विचारक या लेखक होंगे जो इतनी कलम चलाई हो जितनी मार्क्स ने चलाया था। मतलब
गजब का इसके बारे में बातें आती है। खैर ये तारीफ करने वाली बात है, हमें एग्जाम में इस तरह की बातें नहीं पूछेंगे, लेकिन दिमाग में आना चाहिए कि भाई कार्ल मार्क्स बहुत ही लेखनीय व्यक्ति था, धनी था लेखनीय का। कार्ल मार्क्स का जन्म अगर हम देखें तो 5 मई, एक्चुअली जन्म छूटा हुआ है, यहाँ पर जन्म लिख लीजिएगा, है ना, जन्म देखें 5 मई 1818 ईस्वी को दक्षिण पूर्व जर्मन, तो एक जर्मन फिलोसोफर था, ये कहाँ के था, दक्षिण पूर्व जर्मन, और उस जर्मनी में कॉम्बलेंज, क्या है, कॉम्बलेंज के निकट एक जगह पड़ता है जिसका नाम है ट्रीवस, ठीक है, कॉम्बलेंज के निकट एक जगह है ट्रीवस, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पूछा जाए कि भाई आप बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ था, तो बड़ी आसानी से कहते हैं, कोई प्रखंड का नाम लेते हैं, उस प्रखंड के बगल में कोई गांव होगा वहां पर नाम देते हैं, तो भाई वो उतना दूर तक चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से कहता है कि दक्षिण पूर्व जर्मनी के कॉम्बलेंज नामक, मतलब कॉम्बलेंज नामक शहर के निकट है ट्रीवस, ठीक है, इसी ट्रीवस में कहा मार्क्स का जन्म हुआ था। ठीक है, ये एक यहूदी परिवार में जन्म लिया था। किस परिवार में जन्म लिया था? यहूदी परिवार में जन्म लिया था। कहा जाता है कि मार्क्स के पिता वकील एवं लोक सेवा थे। क्या थे? मार्क्स के पिता जो थे एक्चुअली एक वकील थे और लोक सेवक भी थे। एक वकील के साथ साथ लोक सेवक थे। जब मार्क्स 6 वर्ष का था तभी उसके परिवार ने यहूदी धर्म त्याग करके ईसाई बन गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई जब कार्ल मार्क्स जन्म लिया उस समय इनके परिवार एक्चुअली यहूदी का फॉलोअर्स थे, यहूदी धर्म को मानते थे। लेकिन जब 6 साल का ये बालक हुआ उसी समय इसके परिवार क्या किए कि यहूदी धर्म को त्याग करके ये ईसाइयत को अपना लिए। क्या किया इन्होंने? ईसाइयत को अपना लिया। ठीक है, तो अब ये जर्मन के जो कार्ल मार्क्स है ये एक ईसाई धर्म से बिलोंग करने लगे। किस धर्म से बिलोंग करने लगे? ईसाई धर्म से। एक्चुअली ईसाई धर्म के जो प्रोटेस्टेंट है उसका इन्होंने स्वीकार किया था। जो प्रोटेस्टेंट धर्म था उसमें एक्चुअली मतलब कि लचीलापन था, उसमें विचार रखने के लिए स्वतंत्र हुआ करता था, है ना, ये कट्टर धर्म नहीं था वहां पर यूरोप में। मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा जो है, मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा एक्चुअली स्थानीय स्कूलों में हुई जब वह 17 वर्ष का था। कितना साल का? 17 वर्ष का था। तो उसने विधि की शिक्षा ग्रहण की। विधि मतलब होता है कानून की शिक्षा। क्या होता है? कानून की शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया। ध्यान रखिएगा कि हम बता रहे हैं मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ। ठीक है, ट्रीवस में। अब ट्रीवस में जन्म हुआ, वो जर्मनी का एक जगह है वहां पर। अब यहां पर तो जन्म हुआ जब इसके परिवार वाले, मतलब ये 6 साल का था तो इसके परिवार वाले यहूदी से ईसाइयत धर्म को अपना लिया। और कौन धर्म है? प्रोटेस्टेंट वाला। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा, इन्होंने यहूदी से ईसाई में परिवर्तन हुआ। कहा जाता है कि जब ये 17 साल का हुआ तो ये विधि की शिक्षा ग्रहण किया। किस चीज का? विधि के शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहां पर जाता है? तो बॉन विश्वविद्यालय, जर्मनी में है, बॉन विश्वविद्यालय में ये प्रवेश करता है। 1835 का समय रहा है, ये 35 साल होगा तो जोड़ लीजिएगा। ठीक है, कहा जाता है इसी बीच में अध्ययन छोड़कर के इतिहास और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने लगा। क्या करने लगा भाई? जब ये बॉन विश्वविद्यालय गया, बॉन विश्वविद्यालय में विधि का मतलब शिक्षा ग्रहण करने गया, तो बॉन विश्वविद्यालय में कुछ दिन तक शिक्षा ग्रहण किया, वकालत वाली शिक्षा ग्रहण किया, कानून की शिक्षा ग्रहण किया, पढ़ रहा था। लेकिन इसका दिमाग नहीं चल रहा था और इसका दिमाग कहीं और चल रहा था। तो कहा जाता है कि उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया और इतिहास और दर्शन का शास्त्र अध्ययन करने लगा। अब वैसे लोग जो लोग कहते हैं इतिहास बेकार सब्जेक्ट है, इतिहास अच्छा नहीं है, तो सोचिए कि इतिहास कितना जबरदस्त सब्जेक्ट है कि कार्ल मार्क्स जैसे विचारक ने भी बढ़िया सब्जेक्ट कानून की, वकालत की पढ़ाई छोड़ करके ये इतिहास का अध्ययन शुरू किया, फिलॉसफी का अध्ययन शुरू किया और बर्लिन विश्वविद्यालय चला गया। कहां चला गया? बर्लिन विश्वविद्यालय। बॉन विश्वविद्यालय में पहले गया, बॉन विश्वविद्यालय को छोड़ दिया, फिर बर्लिन विश्वविद्यालय गया और वहां पर इतिहास और दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। मार्क्स ने एपिक्यूरस, क्या नाम है? मार्क्स जो है, ये मार्क्स ने एपिक्यूरस के भौतिकवादी दर्शन पर शोध कार्य करने लगा। अब जो एपिक्यूरस ने अपने विचारधारा को दिया था, उनकी जो सिद्धांत थी उसी सिद्धांत पर ये शोध काम किया, अपना पीएचडी किया। ठीक है, और एक भौतिक निबंध लिखा जिसके चलते उन्हें 1841 ईस्वी में जेना विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की उपाधि दे दी गई। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं
फिर से एक मैं आपको बताते चलता हूं ताकि पिछला वाला बात रिवीजन हो जाए, और ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि 5 मई 1818 का इनका जन्म हुआ। 6 साल के थे, इनके परिवार धर्म चेंज कर लिए, यहूदी से ईसाई बन गए। फिर जब ये 17 साल के था तो कानून पढ़ने बोन विश्वविद्यालय गया, लेकिन वहां कुछ दिन तक पढ़ा, लेकिन उनको मन नहीं लगा। अब वहां मन नहीं लगा तो इन्होंने क्या किया भाई, इतिहास और दर्शन की पढ़ाई शुरू कर दी, और इतिहास दर्शन की पढ़ाई करने के लिए ये फिर एक विद्यालय चले गए। बोन विश्वविद्यालय को छोड़ दिए और बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। बर्लिन विश्वविद्यालय में इन्होंने बढ़िया से अध्ययन किया। उसके बाद कहा जाता है कि एपिक्यूरस है ना, एपिक्यूरस की जो भौतिकवादी दर्शन था उस पर इन्होंने अपना शोध काम शुरू कर दिया, उसको इन्होंने रिसर्च करने लगा। जैसे आप सभी भी पीएचडी कभी जीवन में करेंगे या किए होंगे, उनको पता होगा कि भाई पीएचडी कैसे होती है। किसी चीज पर शोध करना होता है, आपको नया चीज खोज करके समाज को देना होता है। तो कार्ल मार्क्स भी वही कर रहा था इन्होंने। और देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इनके जीवन पर से जब सवाल पूछा जाए तो आपको पूछेगा कि पीएचडी की उपाधि इन्होंने किस पर की थी, किस चीज की शोध पर की थी। तो पीएचडी की उपाधि इन्होंने एपिक्यूरस के भौतिकवादी दर्शन जो है उसी को अध्ययन किया, और उसके अध्ययन करने के बाद इन्होंने भौतिक निबंध लिखा। क्या लिखा? भौतिक निबंध लिखा। और इसी के बाद इन्हें 1841 में जेना विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय है? जेना विश्वविद्यालय, पीएचडी की उपाधि दे दी। मतलब उस जमाने में सोचिए कि ये कार्ल मार्क्स पीएचडी होल्डर्स व्यक्ति था, पीएचडी किए हुए था, है ना। आज ग्रेजुएट करने के बाद हिम्मत नहीं होता है कि लोग जो है एमए कर ले, लेकिन उस समय में इन्होंने पीएचडी की और कई विषयों का अच्छा ज्ञाता था ये, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। मार्क्स को विश्वास था कि अध्ययन समाप्त होते ही बोन विश्वविद्यालय में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति मिल जाएगी। अब देखिए इन्हें कितना कॉन्फिडेंस था। पहले यही सब होता था ना, अरे भाई पहले तो कहा जाता है एमए कर लो और किसी तरह घिस पिट करके पीएचडी कर लिया तो किसी विश्वविद्यालय में आपकी लेक्चरर में नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, हो जाती थी, उस समय पढ़े लिखे लोग कम थे और शिक्षा की जरूरत थी, विद्यालय नए नए खुल रहे थे तो वहां पर भर्ती ली जाती थी, लेकिन अभी तो नहीं है। तो उसी तरह कहा जाता है कि जब ये पीएचडी किए और पीएचडी किए तो इनको लगा कि बोन विश्वविद्यालय हमें लेक्चरर के पोस्ट पर भी रख लेगा। भाई हमें लेक्चरर के पोस्ट पर रखेगा तो फिर हमारी वहां से अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है वो सुधरेगी और फिर वहां से वो आगे का काम करेंगे। लेकिन पता है आपको, बोन विश्वविद्यालय ने इसे वहां पर लेक्चरर का कोई पद दिया ही नहीं। इनके विश्वास पर पानी फिर गया। क्या हुआ? विश्वास पर पानी फिर गया। और इसका जो मेन रीजन था लेक्चरर के पोस्ट पर नहीं नियुक्त करना, इसका मेन रीजन था कि ये बड़ा उग्र विचारवादी व्यक्ति थे और उग्र विचारवादी विचारधारा के लोग था ये। तो परिणाम क्या हुआ कि उस समय पूंजीपतियों का प्रभाव हुआ करता था विश्वविद्यालय पर, और ये पूंजीपतियों के विरुद्ध में ही लिखा करता था, है ना, पूंजीपतियों के विरुद्ध में ही लिखा करता था, जिसके चलते वहां पर ये जो इनका उग्र विचारधारा था, जिसके चलते नियुक्ति नहीं मिल पाया। 1842 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1842 ईस्वी की बात है। कहा जाता है कि वह ईरानी समाचार पत्र, ध्यान रखिएगा, ईरानी समाचार पत्र से जुड़े, और ईरानी समाचार पत्र से जुड़ने के बाद इनका जो इकोनॉमिक है उसी से चल रहा था, घर परिवार गृहस्थी इसका उसी से चल रहा था। भाई पीएचडी करने के बाद भी अगर नौकरी ना लगे उस जमाने में तो फिर कुछ सोचने वाली बात है। या तो ये इतिहास रचेगा या तो इतिहास को बदल देगा, ठीक है। तो वही हुआ कि जब इन्हें पीएचडी करने के बाद लेक्चरर के पोस्ट नहीं मिले, इसके बाद इन्होंने एक ईरानी समाचार पत्र से जुड़ा। ये ईरानी समाचार पत्र का संपादक बन गया और फिर इस समाचार पत्र से अपने लेख प्रस्तुत करता था। क्या करता था? अपने विचारों को ये उसी समाचार पत्र के माध्यम से निकाला करता था, छपवाया करता था, ठीक है। और इस पत्र में जब बार बार श्रमिकों के बारे में छापा जा रहा था तब फिर सरकार ने इस पर
बैन लगा दिया और 1843 में इसे भी बंद कर दिया। एक्चुअली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ा इसके साथ समस्या हो रही है भाई। ये जब ईरानी समाचार पत्र निकाला तो मजदूरों के बारे में छाप रहा है, क्योंकि ये समाजवाद व्यक्ति था ना। आप लोग तो कहते हैं कि नेता लोग समाजवादी नहीं है, या आप भी कहते हैं कि फलाना समाजवादी नहीं है। हम समाजवादी कहने से नहीं बनने से होता है। सोचिए इनके जीवन में आप कई बार जेल गए हैं समाजवाद विचारधारा को लेकर के, एक को बार नहीं गए होंगे। कई बार आपका विरोध हुआ है, एक को बार नहीं हुआ होगा, फिर भी अपने आप में कॉन्फिडेंस रखे होंगे कि हम समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। भाई कहने से नहीं होता है, करने से होता है। कार्ल मार्क्स समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति था। जब इसे लेक्चरर के पद नहीं मिला तो एक ये ईरानी समाचार पत्र से जुड़े, और ईरानी समाचार पत्र से जुड़ने के बाद आप देख रहे हैं कि इस समाचार पत्र के माध्यम से क्या कर रहा है, तो इस समाचार पत्र के माध्यम से, है ना, इस समाचार पत्र के माध्यम से आप देख रहे हैं मजदूरों की हालत को दिखा रहा है, मजदूरों के बारे में छाप रहा है, मजदूरों को ये प्रोटेस्ट कर रहा है। परिणाम का क्या हुआ कि लग रहा है कि फिर से एक बार यूरोप में मजदूर पूंजीपतियों के विरोध में झगड़ा कर देंगे, जिसके चलते यहां पर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार इस बात को ध्यान में लेते हुए 1843 ईस्वी में इसकी जो समाचार पत्र थी उसे बंद कर दिया। क्या किया गया? बंद कर दिया गया। अब 1843 में जब ये बंद हो गया तो मार्क्स अपने बचपन के मित्र, ध्यान रखिएगा, जेनी बोन, क्या नाम है मार्क्स का? बचपन का एक मित्र था, मित्र नहीं मित्री थी, है ना, सहेली थी, जेनी बोन नाम था। जेनी बोन वेस्टफालन नाम है, पूरा नाम जेनी बोन वेस्टफालन है। उसी से इन्होंने विवाह कर लिया। किससे? जेनी बोन वेस्टफालन। और जेनी बोन वेस्टफालन से जब ये विवाह किया तो भाई कहा जाता है कि इनकी जो ये पत्नी थी बड़ा ही सही में ये पतिव्रता नारी थी। आजीवन सुख दुख गरीबी अमीरी सब में साथ रही और ये छोड़ करके नहीं गई, क्योंकि यूरोप में ये आम धारणाएं है कि भाई शादी अगर किसी पुरुष से हो जाए तो कल के उसका कोई भरोसा नहीं कि वो महिला उसको छोड़ करके चली जाए, या फिर कल के उसको कोई भरोसा नहीं कि वो पुरुष उस महिला को छोड़ करके चले जाए। ठीक है, ये तो वेस्टर्नल कल्चर में बहुत ही आम बात है, और आज तो और ज्यादा वही चीज कुछ हमारे भी ये भारत संस्कृति में एडॉप्ट किया जा रहा है। ये जो आप देखते हैं क्या कहते हैं इसको, डिवोर्स का सिस्टम, हमारे भारत में डिवोर्स का सिस्टम था ही नहीं। आप वैदिक ग्रंथ उठा करके देख ले, प्राचीन भारतीय इतिहास उठा करके देख ले, वहां पर हमारे यहाँ कभी जो डिवोर्स की बात है ये हुई है ही नहीं। भाई हमारे देश में तो शादी एक बार होती है, और वो शादी जब हो गया तो पति पत्नी को साल आजीवन मरण तक साथ रहना पड़ता है। लेकिन वेस्टर्नल कल्चर जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करना शुरू किए तो देखा कि भाई वहां पर डिवोर्स देना आम बात है। अगर पत्नी पति में कुछ मतभेद हो जाए, एक दूसरे में मन नहीं लग रहा है, तो वो लोग डिवोर्स दिया करते थे, कानून बन गया उसके लिए। वही कानून हमारे देश में भी बनाया जा रहा है, डिवोर्स वाली बात आ गई। अब हमारे जो प्राचीन कल्चर थी, प्राचीन संस्कृति थी, वो तो विनाश हो गई। ये काम तो अंग्रेज कर रहे थे और कहीं ना कहीं उस काम में वो सफल हो गए। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि सोचिए कि जहां पर डिवोर्स देना लेना आम बात था, उस जगह पर जो मार्क्स की पत्नी थी जेनी बोन, उन्होंने आजीवन इनके साथ रही, कभी भी इन्हें छोड़ करके नहीं गई। चाहे जो भी परिस्थितियां इनके जीवन में आई, कहा जाता है कि इन जेनी बोन के गर्भ से 3 बच्चे पैदा लिए, तीनों बच्चे गरीबी के चलते मौत के मुंह में समा गए। देखिए आपको बता दें और शायद दिमाग में आ जाए, जेनी बोन है ना, ये देखिए ये है जेनी बोन, ठीक है एक्चुअली, और ये दूसरा है, यहां ध्यान रखिएगा ये वाला, ये है जेनी बोन जो मार्क्स की पत्नी है, और मार्क्स के एक पुत्र और 2 पुत्री थी। ये तीनों की तीनों मौत के मुंह में समा गए। ठीक है, तीनों के तीनों मौत के मुंह में समा गए। मार्क्स का जवानी का फोटो है, भाई जेनी बोन का जवानी का फोटो है, फर्स्ट बेटी जब हुई उनकी तब का फोटो है। ठीक है, अब चलिए ये तो समझ गए कि मार्क्स 1843 ईस्वी में क्या करता है, विवाह कर लेता है, अपने बचपन के दोस्त हैं जेनी बोन, और जेनी बोन इनके जीवन में हमेशा साथ रहती है, कभी भी इनको छोड़ करके नहीं गई। और
जेनी बोन कोई साधारण आदमी नहीं थी कि पत्नी का ही सिर्फ मतलब कि रोल निभा रहे। कहा जाता है कि मार्क्स अपनी पत्नी की बुद्धि और आलोचना शक्ति को इतना सम्मान करता था कि उन्हें अपनी सारी पांडुलिपियां दिखाता था। आपको बता दें, एक बड़ा कहानी चली थी और कहावत बिल्कुल सत्य था। शायद जब ये गरीबी से जूझ रहा था मार्क्स, तो कई पूंजीपति वर्ग, जब पूंजीपतियों का मतलब देख रहा है कि समाज में ज्यादा वर्ग संघर्ष हो रहा है, मजदूर लोग विरोध कर रहे हैं और इनकी विचारधारा धीरे धीरे पूंजीपतियों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है, तो पूंजीपतियों ने जब इस पर विचार करना शुरू किया तो कहा भाई कि मार्क्स का जो पांडुलिपि है वो पांडुलिपि बेच दे, शायद उनकी गरीबी भी दूर हो जाए और ये जो मजदूर और मालिक की बात जो कर रहा है उसमें ये समाप्त कर दे, अपना बातों को रखना बंद कर दे। तो कहा जाता है कि इस तरह के पूंजीपति इन्हें मिले इनके साथ, लेकिन उन्होंने सारे इनकार कर दिए। जब इनके बेटे मर रहे थे गरीबी से, शायद दस्त वगैरह हो गया था और इनके पास दवा लाने की पैसा नहीं थी, रात में इनके पुत्र भी मतलब इनके संतान मर गए, इनकी पत्नी कभी कही कि पांडुलिपि बेच दिया कीजिए और शायद वो गरीबी हमारी दूर हो जाए। तो कहा कि देखिए, अगर बेटा मर रहा है तो एक बेटा नहीं, पूरे दुनिया का बेटा मेरे लिए बेटा है, ठीक है, ये सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं है। तो इस तरह के वो विचारधारा रख रहे थे। खैर ये सब सुनने की बात है, एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि अपने पत्नी के बातों को, बुद्धि को, इसकी आलोचना शक्ति को इतना ये सम्मान करता था कि जो पांडुलिपि किसी को नहीं दिखा सकता था मार्क्स, वो सिर्फ अपनी पत्नी को दिखाता था। किसको दिखाता था? ये अपनी पत्नी को दिखाता था और उनसे जब राय लेता था तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि उनकी पत्नी जो उस पर राय देती थी वो बिल्कुल सटीक राय देती थी और उनके राय के भी अपने पांडुलिपियों में समाहित करता था। सोचिए, पत्नी हो तो जीवन में ऐसी, है ना, पत्नी हो तो जीवन में ऐसी जो कि उस परिस्थिति में भी छोड़ करके ना जाए जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, मौत के मुंह से गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति में आपको साथ दे जिस परिस्थिति में मार्क्स को उसकी पत्नी ने साथ दिए थे। तो पत्नी इस तरह हो तो भाई जीवन क्या, एक जीवन क्या, सातों जन्म तक बोलेगा वही पत्नी चाहिए, है ना, ठीक है। चलिए, खैर विवाह के बाद मार्क्स फ्रांस चला गया। मार्क्स का फ्रांस प्रवास बड़ा निर्णायक सिद्ध हुआ, बहुत बड़ा निर्णायक सिद्ध हुआ, ठीक है। जब वो फ्रांस गया तो वहां पर उन्हें बहुत बड़ा निर्णायक सिद्ध हुआ। कहता इस अवधि में उसकी सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियो आदि से मुलाकात हो गई। एक्चुअली ये साइमन, फ्यूरियो ये सारे भी समाजवाद विचारक थे और जब ये मार्क्स फ्रांस पहुंचा तो वहां पर भी उन जैसे माहौल में रहने का मौका मिला। ये सब तो उनसे पहले के विचारक थे, ये भी समाजवाद की बात करते थे, लेकिन ये काल्पनिक समाजवाद की बात कर रहे थे ना। यहीं एंगल्स से उनकी सर्वाधिक साहित्यिक एवं ऐतिहासिक मैत्री हुई और कहा जाता है कि जब एंगल से इनकी दोस्ती हुई तो क्या गजब का दोस्ती था भाई। जैसे हमारे देश में सुदामा और कृष्ण की दोस्ती इतिहास में जन्मों जन्म युगों युगों तक याद रखा जाता है, उसी तरह से कहा जाता है कि जो मार्क्स है, मार्क्स और ये एंगल्स है ना, मार्क्स और एंगल्स इन दोनों की दोस्ती जन्मों जन्मों तक याद रह गई। जहां मार्क्स का नाम आता है वहां एंगल्स का नाम जरूर आता है, ठीक है। जहां मार्क्स का नाम आता है वहां एंगल्स का नाम जरूर आता है। ये ऐसे एंगल्स व्यक्ति थे। पेरिस में मार्क्स ने पर्सा की सरकार के विरुद्ध एक लेख लिख दिया। अब पर्सा के विरुद्ध में पेरिस सरकार मतलब पेरिस में जब ये रहा था तो पर्सा के विरुद्ध में कार्ल मार्क्स एक लेख लिख दिया। गजब का मार्क्स ने लेख लिखा भाई। पर्सा को पैरवी करना पड़ा और पैरवी करने के बाद पेरिस की सरकार ने उसे वहां से भगा दी। क्या किया? पेरिस के सरकार ने उसको वहां से भगा दी, मतलब फ्रांस की सरकार ने मार्क्स को वहां से निकाल दिया। अब 1845 में फिर फ्रांस से भी बेचारा बाहर चले गए, उन्हें निकाल दिया गया, अपने लेख के चलते निकाले गए। मार्क्स इधर उधर भटकते हुए बेल्जियम पहुंच गया। कहां पहुंचा? अब ये बेल्जियम पहुंचा भाई और वहां अगले 3 वर्ष तक रहा, ठीक है। बेल्जियम ब्रुसेल्स में कितने दिनों तक रहा? 3 साल तक रहा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब फ्रांस की सरकार ने निकाल दी, फ्रांस के से इन्होंने एक पर्सा के बारे में लेख लिखा और उस लेख के चलते पर्सा की सरकार उससे पैरवी किया फ्रांस की सरकार से।
अब आपको हम बता देते हैं कि लोग एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जान रहे हैं, और मार्क्स जिस एरिया से गुजर रहा है उस एरिया से गुजरते हुए लोगों को दिमाग में, वहां की सरकार की, वहां के विचारक को, सारे लोगों के दिमाग में खलबली बच रही है कि भाई अब ये बेल्जियम जा रहा है, ब्रुसेल्स जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, परसा जा रहा है, रसिया जा रहा है, ये वहां पर क्या तांडव करेगा, वहां के मजदूरों को ये किस तरह से प्रोटेस्ट करेगा। इस तरह से सरकार इसके ऊपर गजब की निगरानी रखती थी। किसके ऊपर? कार्ल मार्क्स के ऊपर। ठीक है, कहा जाता है कि यहां का मतलब ब्रुसेल्स व एंगल्स के साथ लेखन कार्य से जुड़ गया, और 1848 में जब फ्रांस में क्रांति हुई, अब फ्रांस में एक 1848 में क्रांति हो गई, और जब से ये सोचा कि भाई 1848 में क्रांति हुई, मुझे मौका मिला है इस क्रांति में मजदूरों को एक करने का, और ये ब्रुसेल्स से निकल गया और वहां से वापस फिर फ्रांस चला गया। कहां चला गया? ये वापस फिर फ्रांस चला गया, और फ्रांस जाने के बाद फ्रांस से वो जर्मनी पहुंचा, जहां से साम्यवाद की गतिविधियां जो है तेज कर दी, लेकिन वहां पर उसके ऊपर देशद्रोह का महाभियोग लगा करके मुकदमा चलाया गया, और कुछ समय बाद उसे बरी कर दिया गया। अब देखिए, हमने क्या कहा कि ये जहां जा रहा है वहां पर कुछ ना कुछ तो कर रहा है। कौन? कार्ल मार्क्स, है ना। अब जैसे ही ये ब्रुसेल्स गया, 3 महीने तक बढ़िया से, 3 साल तक वहां बढ़िया अध्ययन अध्यापन चल रहा था, लेकिन 1848 में फ्रांस में क्रांति हो गई, है ना। फ्रांस की क्रांति नहीं हुई है अभी, फ्रांस में क्रांति हो गई, गृह युद्ध हो गया। अब उस युद्ध में भाग लेने पहुंचे फिर से मार्क्स, इनको लगा कि मुझे फ्रांस जाना होगा ब्रुसेल्स छोड़ करके। अब ये ब्रुसेल्स छोड़ करके चले गए, कहां चले गए? फ्रांस। और फ्रांस में जाने के बाद वहां साम्यवादी विचारधारा को प्रोटेस्ट करने लगा, है ना। अब प्रोटेस्ट करने के चलते क्या हुआ कि इनके ऊपर देशद्रोह के केस लाद दिए गए। क्या किया गया? देशद्रोह के केस लाद दिए गए, और उस दौरान इन्हें कैद कर लिया गया, कैद करके जेल में रख दिया गया। लेकिन इनकी उदारवादी विचारधारा के चलते फिर कुछ समय के बाद इन्हें छोड़ भी दिया गया। ऐसा नहीं था कि आजीवन इसे कारावास की सजा हो गई। ठीक है, तो फ्रांस में इन्होंने एक काम किया, फ्रांस के क्रांति से, जब फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस में विद्रोह हुआ सरकार के विरुद्ध, तो वहां जुड़े। 1848 ईस्वी में, है ना, 1848 ईस्वी में उन्हें देश निकालने की सजा हो गई। भाई जब रिहा हो गया, 1848 से फ्रांस में क्रांति हुई, उसमें ये जुड़ा, उन्हें कैद कर लिया गया, देशद्रोह पर की आरोप लगा दी गई, तो फिर उसे क्या किया गया, उसे मतलब कार्ल मार्क्स को वो कहा दिया कि फ्रांस से आपको वापस जाना होगा, कोई उपाय नहीं है, फ्रांस में रहने का कोई चांस ही नहीं है, आप नहीं रह सकते हैं फ्रांस में। अब वह यहां से लंदन चला गया। कहां चला गया? लंदन चला गया, और कहा जाता है कि जब तक उनकी डेथ ना हो गई तब तक ये लंदन में ही फाइनली शिफ्ट हो गए। ठीक है, फ्रांस गया, ब्रुसेल्स गया, लंदन गया, लास्ट में लंदन में ही रहा, है ना। प्रवासी जीवन व्यतीत करते हुए लंदन में अपनी मृत्यु को गले लगा लिया। मार्क्स की 2 प्रसिद्ध कृतियां आई, एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो साम्यवादी घोषणा कहा जाता है, 1948 में आई थी। इसी साम्यवादी घोषणा के चलते इन्हें क्या, देशद्रोह की सजा हुई थी, देशद्रोह की सजा हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देशद्रोह की सजा हुई थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के चलते, जो साम्यवादी घोषणा पत्र था। तो ये कब आया? 1848 में आया। किसका है ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? तो भाई कार्ल मार्क्स का है, याद रखिएगा, रह जाएगा। इसके बाद दास कैपिटल इनका बहुत फेमस पुस्तक है, और दास कैपिटल बड़ा फेमस पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल एक्चुअली 3 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग जो था वो 1867 में प्रकाशित हुआ, उस समय ये जीवित थे, लेकिन दूसरा और तीसरा भाग इनके दोस्त ने प्रकाशित करवाया। किसने करवाया? इनके दोस्त एंगल्स। हमने कहा ना कि जब कृष्ण का नाम आता है तो सुदामा का नाम आता है, कार्ल मार्क्स का नाम आता है तो इस एंगल्स का नाम भी साथ साथ आता है। ठीक है, तो पहला खंड तो कार्ल मार्क्स के शासनकाल में जीते जागते दास कैपिटल का पहला वॉल्यूम आ चुका था, लेकिन दूसरा और तीसरा वॉल्यूम बाद में आया, 85 और 94 में आया। ठीक है, 1885 1894, जबकि कार्ल मार्क्स 1883 में ही गुजर चुके थे। ठीक है, तो ये जो 2 वॉल्यूम निकालने का काम, प्रकाशित करवाने का काम किया, वो कौन किया है? भाई मार्क्स के दोस्त थे, जिन्होंने दास कैपिटल के दूसरा और तीसरा वॉल्यूम को प्रकाशित करवाया।
इंग्लैंड जाने के बाद मार्क्स इतिहास एवं अर्थशास्त्र का अध्ययन में लीन हो गए। जब ये इंग्लैंड पहुंचे 1848 के बाद, तो फिर ये वहां पर जाकर के इन्होंने क्या किया, तो यहाँ पर देखेंगे आप फिर से एक बार इतिहास और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का अध्ययन शुरू करने लगे, है ना। बढ़िया से गहरी से पढ़ाई की। भाई आप कहते हैं कि हमारे जीवन में पढ़ाई हो गया, अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, है ना, हमारा उम्र खत्म हो गया पढ़ने का, यही कहते हैं ना। अब सोचिए कार्ल मार्क्स को देख करके अगर आपको प्रेरणा नहीं मिल रही है आपके जीवन में, तब आप जीवन में क्या कर सकते हैं भाई। मार्क्स जैसा बनना चाहते हैं, मार्क्स जैसा पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं कि युगों युगों तक आदमी, जब तक शिक्षा रहे तब तक मार्क्स जैसे विचारधारा का नाम रहे और उसका नाम लिया जाए, तो भाई आपको भी तो उसी तरह से कुछ करना होगा। साम्यवादी विचारों को सफल बनाने के लिए वह ठोस विचारों एवं सिद्धांतों की खोज में जुट गया। अब जब देखा पहली बार कि 1848 में इनका साम्यवाद विचारधारा फेल हो गई, मजदूर या साम्यवादी विचारधारा वाले लोग संघर्ष किए सरकार के विरुद्ध, पूंजीपतियों के विरुद्ध, तो पूंजीपतियों का दबाव तो सरकार पर थी, है ना, पूंजीपतियों का पूरा प्रभाव तो सरकार पर थी। तो यहां पर देखा कि कहीं ना कहीं पहली बार फेल हो गई, पहली बार ये सफल नहीं हुआ इनका मार्क्सवादी विचारधारा, कहीं ना कहीं पहली बार साम्यवादी विचारधारा पहली बार फेल हो गया। क्लियर हो गया। तो फिर अब ये सोच रहा था कि कुछ ऐसे सिद्धांत लाया जाए, कुछ ऐसी रिसर्च की जाए, कुछ इस तरह की बातें की जाए जिससे भाई ये पूरा मजबूत हो और मजबूत के साथ सफलता भी उसमें मिले। ठीक है, वो अपनी आजीविका के लिए अब दैनिक पत्र न्यूयॉर्क ट्रिब्यून लेख लिखना शुरू किया। भाई कहीं नहीं मिला, लंदन चले गए तो फिर रोजगार इनसे छीन ही गया था, है ना। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को तो कहीं नौकरी ही नहीं मिल रही थी। खैर कोई बात नहीं, इनकी नौकरी की क्या जरूरत है, ये तो समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति है, ये तो पूरे समाज का नहीं पूरे दुनिया की समाज के कल्याण करने की बात कर रहे थे। ये सिर्फ अपने परिवार की कल्याण की बात नहीं सोचते थे। अगर ये अपने परिवार के कल्याण की बात सोचते तो मार्क्स भी उस समय में अमीरों में से एक व्यक्ति रहता जितनी इनकी पांडुलिपियों का कीमत लगाया जा रहा था। ठीक है, तो ये तो वैसा नहीं किया, ये तो पूरे दुनिया की समाज को इन्होंने कल्याण की उत्थान की बात किया। ठीक है, 1856-62 ईस्वी के बीच लगभग 500 लेख इन्होंने प्रकाशित कर दिया इस न्यूयॉर्क ट्रिब्यून से। कितना? 500। ठीक है, 56 से 62 के बीच में, सोचिए इतना लेख इन्होंने लिख दिया। यहां पर उन्होंने दास कैपिटल की रचना की। तो हो सकता है आपसे पूछे कि दास कैपिटल की रचना कहां की गई है, तो लंदन में की गई है। कहां पर की गई है? लंदन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब ये लंदन इंग्लैंड चले गए थे तो वहीं पर इन्होंने दास कैपिटल की रचना की थी। मार्क्स जर्मनी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञाता था। वह 50 वर्ष का हुआ तो वो भाई रूसी भाषा सीखने चला गया। रूस क्या किया? रूसी भाषा सीखने रूस चला गया। एक्चुअली वो जानना चाहता था कि आखिर है मैटर क्या, मामला क्या है। 6 महीना के अंदर उन्होंने रूसी भाषा सीख लिया। इसके बाद वह रूस की सरकारी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को बढ़िया से अध्ययन करना शुरू कर दिया। क्या किया? रूसी भाषा को सीखा और ये वहां के दस्तावेज वगैरह को इन्होंने बढ़िया से अध्ययन करना शुरू किया। कहता है मानसिक परिश्रम एवं निर्धनता के कारण मार्क्स की शारीरिक दृष्टि से जो है वो दुर्बल हो गया, मतलब इतना कमजोर हो गया, मेंटलिटी रूप से, खाना पीना नहीं मिल रहा था, गरीबी से अच्छे खा नहीं पा रहा था, ढंग से खा नहीं पा रहा था, जिसके चलते उनके हड्डी सूख करके कंकाल की तरह हो गया। किस तरह हो गया? कंकाल की तरह हो गया उनका शरीर सूख करके। और उनकी एक करुणा भरी कहानी है जो मैं जानबूझ करके इस करुणा भरी कहानी को आपको बताना चाहता हूं। जानबूझ करके मैं सोचा कि आप भी इस कहानी को सुनिए और क्या रही है मार्क्स के जीवन। किसी का जीवन कोई साधारण नहीं होता, है ना। मार्क्स के एक पुत्र और 2 पुत्री थी। मार्क्स के कठिनाइयों के दौर में तीनों मारे गए। जो मार्क्स की कठिनाई थी, जो गरीबी थी, जब मार्क्स का इधर से उधर हो रहा था, जीवन मतलब कि बड़ा दिक्कत से गुजर रही थी, उसी दौरान गरीबी के चलते इनके तीनों के तीनों मारे गए, मौत के मुंह में समा गए। 2 दिसंबर 1881 को इनकी पत्नी भी छोड़ करके चली गई। छोड़ करके चली गई मतलब क्या? तलाक दे करके नहीं, वो भी मर गई बेचारी, उनकी भी मृत्यु हो गई गरीबी के चलते। इनकी पत्नी की डेथ हो गई कब? 2 दिसंबर 1881 ईस्वी में। लेकिन
इस सुख दुख के साथ इनका नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि गरीबी की हालत और लगातार धूम्रपान से मार्क्स का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर हो गया। भाई बहुत स्मोकिंग करता था, ये सिगार खूब पीता था, यूरोपवासी ज्यादा पीते ना, शराब ड्रिंकिंग खूब करता था, ठीक है। तो धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य और गिरता चला गया और कहा जाता है कि मार्क्स के फेफड़े में सूजन और पुरानी खांसी हो गई। अब फेफड़ा में भी सूजन आ गया और पुराना खांसी भी हो गया। अब ये दोनों का इलाज कराने के लिए गया था लेकिन ये इलाज नहीं हो पाया, ठीक है। कहता है कि अल्जीरिया और दक्षिण फ्रांस दोनों जगह पर इन बीमारी के इलाज के लिए गया था। तो कितना इलाज कराएगा गरीब आदमी। गरीब आदमी जैसे कोई गांव का है तो वो रांची सदर आ सकता है, रांची रिम्स आ सकता है ना, रांची के मेन हॉस्पिटल तो नहीं आ सकता है। ठीक उसी तरह से ये बात हो रहा है कि ये गया था अल्जीरिया और दक्षिण फ्रांस गया था अपने इलाज को लिए, लेकिन उससे इसका कोई लाभ नहीं हुआ और अंततः 14 मार्च 1883 ईस्वी को ये मौत के मुंह में समा गए। मार्क्स को लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में दफनाया गया। कहां पर? हाईगेट कब्रिस्तान, लंदन में ही इन्हें दफनाया गया। कहा जाता है कि इसके अंतिम यात्रा के दौरान 8 आदमी ही शामिल हुए थे। सोचिए, जो पूरे दुनिया के कल्याण की बात कर रहा था, पूरे दुनिया के समाजवाद की बात कर रहा था, पूरे मजदूरों, पूरे गरीबों की स्थिति को सुधारने की बात कर रहा था, अपनी विचारधारा से इन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिला, अपनी विचारधारा से उन व्यक्तियों के लिए लड़ा, अपनी विचारधारा को हथियार बना करके उन व्यक्तियों के लिए लड़ा कि भाई जब इनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी तो दुनिया के इतने सारे लोगों में से इनके अंतिम यात्रा में मात्र 8 लोग ही जा पहुंचे। सिर्फ और सिर्फ 8 लोग ही पहुंच पाए थे। सोचिए कि ये कैसे अभागा व्यक्ति था, पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत हुआ और 8 आदमी इनके अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। तो पूरा का पूरा ये मार्क्स की कहानी थी, मार्क्स के जीवन से संबंधित कहानी थी और हम लोगों ने पूरा देखा कि अपने विचारधारा के चलते भाई किस तरह से जीवन व्यतीत किया और किस तरह से इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर? अब आइए हम लोग बात करेंगे इनके जो सिद्धांत रहे हैं समाज को लेकर के, इनके जो सिद्धांत रहे मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर के, समाजवादी विचारधारा को लेकर के, उन सारे चीजों को बात करेंगे। 8 आदमी इनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहां देखिएगा, मैं नोट करके जानबूझ करके लिखा है कि आपके दिमाग में रहे कि एंगल्स मार्क्स का सहयोगी और मित्र था। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन ऐसे व्यक्ति था यूरोप का जो मार्क्स का परम मित्र था या उनका सहयोगी था। उसमें से आपका फुरियक दे देगा, साइमन दे देगा, एंगल्स दे देगा, रूसो दे देगा, कई तरह के व्यक्ति का नाम दे देगा, ठीक है। तो हमने कहा जब जब कृष्ण का नाम लिया जाएगा तब तब सुदामा का भी चर्चा होगा, तो उसी तरह से जब जब मार्क्स का नाम लिया जाएगा तब तब किसकी चर्चा होगी? एंगल्स की चर्चा होगी। तो ये भी अनूठा मित्रता थी इनके जीवन का और इनके जीवन में एंगल्स ही बाकी समय में काम किए। इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का भी जो बचे हुए पुस्तक थे प्रकाशित करवाने का काम किया, ठीक है। चलिए आगे आइए। देखिए, मार्क्स ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पूंजीवादी व्यवस्था या समाज कह लीजिए इसको, है ना, पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीपति समाज जो आया उसमें उसका पतन बहुत जल्द होगी और समाजवादी क्रांति सफल होगी। एक्चुअली 1848 में जब ये समाजवादी विचारधारा को लेकर के फ्रांस में अपने विचारधारा को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पर हमने देखा कि इसके ऊपर देशद्रोह की केस लगा दिया गया, इन्हें कैद कर लिया गया, कारावास में डाला गया, फिर इन्हें देश से निकाला किया गया। और उस परिस्थिति में 1848 के आसपास में जो विद्रोह हुए वहां पर इनके साम्यवादी विचारधारा असफल हो गया, ठीक है। लेकिन ये उस पर गहन अध्ययन करने लगे कि आखिर ये असफल क्यों हो रहा है, सफलता क्यों। तब इन्होंने लास्ट में अपनी बातों को लिखा कि भाई एक ना एक दिन ऐसा तो जरूर आएगा कि पूंजीपति समाज या पूंजीपति व्यवस्था इस दुनिया से ही समाप्त हो जाएगी और फाइनली साम्यवाद या समाजवाद का विचारधारा या क्रांति जो है वो सफल होगा। इनके अंदर से ये विश्वास था और उसी विश्वास के साथ इन्होंने दास कैपिटल की रचना की। कहा जाता है मार्क्स के विचारों में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दास्ता, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो प्राचीन समाज है
या फिर आधुनिक जो भी है, उसमें ये इन्होंने समाज में ये बातों को बता रहा है कि जब प्राचीन समाज था वहां पर दास्ता की बात होती थी, दास्ता दास बनाए जाते थे वहां पर और मालिक हुआ करता था। फिर आगे चल करके इन्होंने कहा कि सामंतवादी समाज आया और सामंतवादी समाज में हम देखते हैं ये दास्ता वाली सिस्टम जो है भूमि को लेकर के हुआ, एक तरफ जमींदार हुए, दूसरी तरफ कृषक वर्ग हो गए। तो प्राचीन काल में भी वही बात कर रहा है, समाजवादी सामंतवादी व्यवस्था में भी वही बात कर रहा है। और तीसरा इन्होंने क्या कहा कि भौतिकवादी जो है, सॉरी तीसरा मध्यम वर्गीय जो समाज की बात कहा, उसमें नगद पूंजीवादी की बात किया। मतलब नगद पूंजी का मतलब है पूंजीपति, कैपिटलिज्म की बात किया। यहां पर हम देखते हैं कि मालिक और मजदूर हो गए, और मालिक मजदूर हो गए तो दोनों के बीच में जो खाइया है, और फर्स्ट टाइम में मैं बताया कि मालिक मालिक होता गया और मजदूर गरीब की स्थिति में और गरीब होते गए। ठीक है, तो ये जो अपने विचारधारा को मार्क्स रख रहे थे कि प्राचीन के अगर आधार पर कहें तो हम दास्ता, सामंतवादी व्यवस्था में कहें तो भूमि, और मध्यम वर्गीय समाज में कहें जो 18वीं 17वीं शताब्दी की बात कर रहा है, उसमें अगर हम कहें तो नगद पूंजीवादी। ये तीनों कालखंडों की बात कर रहा है। ये प्राचीन है, सामंतवादी एक्चुअली यूरोप में मध्यकालीन भारत की बात करता है, और उसके बाद पुनर्जागरण होती है। पुनर्जागरण के बाद आधुनिकता की ओर लोग प्रवेश करते हैं, और फिर उसी आधुनिकता युग में नगद पूंजी मतलब पूंजीपति का दौर जो है शुरू हो जाता है। और भौतिकवादिता की इन्होंने स्पष्ट व्याख्या कर दिया। ये भौतिकवादिता के आधार पर इन्होंने पीएचडी भी ली थी, है ना। हैरी डब्ल्यू लैंडर, क्या नाम है, हैरी डब्ल्यू लैडलर, हैरी डब्ल्यू लैडलर ने अपनी पुस्तक है, एक्चुअली ये ट्रेंड रहा है एग्जामों में क्या स्टेटमेंट पूछने का, तो स्टेटमेंट पूछने का जो ट्रेंड रहा है इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जब मार्क्सवादी विचारधारा पर कोट कर रहा था, उनको कोटेट किया जा रहा था, तो ये लेडलर साहब जो है अपने पुस्तक में लिखा, इसके पुस्तक का नाम है क्या, अ हिस्ट्री ऑफ सोशलिस्ट थॉट। ठीक है, और उस पुस्तक में इन्होंने भौतिकवादी की पूर्ण रूप से व्याख्या किया। तो ध्यान रखिएगा कि भौतिकवादी विचारधारा पर जो व्याख्या किए हैं वो लेडलर साहब की है, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है याद रखने का। और इनकी जो पुस्तक है अ हिस्ट्री ऑफ सोशलिस्ट थॉट, अ हिस्ट्री ऑफ सोशलिस्ट थॉट, ठीक है, ये मार्क्सवाद के भौतिकवादी विचारधारा और फिर इनकी विचारधारा पर ये कोट कर रहे हैं। मार्क्स का कहना था कि समाज का इतिहास आर्थिक कारणों से निर्धारित होती है। अब देखिए ये कितना अच्छा बात कर रहा है, कहता है कि समाज जो है ना, समाज का जो इतिहास है, किसका इतिहास, समाज का जो इतिहास है एक्चुअली वो आर्थिक कारणों से निर्धारित होती है। आपको एक मजेदार वाला बात बता दूं, कहा जाता है कि मार्क्स अपने रिलेशन में भी मालिक और मजदूर का कंसेप्ट ढूंढ लेता था, है ना। बाप और बेटा में भी वो मालिक और मजदूर का कंसेप्ट दे दिया था, और बाप और बेटा की जो रिश्ता थी उसमें कहता है कि बाप मालिक है तो बेटा उसका मजदूर है। ठीक है, मतलब इसका कहने का इनका विचारधारा ही गजब की थी। जिस चीज को देखता था वहां पर मालिक और मजदूर का कंसेप्ट दे डालता था। समाज के इतिहास को जो इन्होंने लिखा, इन्होंने बात किया, उसमें कहा कि मेन इनका बेस, इस चीज का बेस जो है वो इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, आर्थिक है ना। और इन्हीं कारण के चलते देखा यहां पर कि इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का अभिलेख है। क्या है, जो समाज के इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का अभिलेख है। एक वर्ग उपस्थित होता है तो दूसरा वर्ग नष्ट हो जाता है। भाई कभी सामंतवादी दौर चल रहा था तो वहां पूंजीपति सामंतवादियों में जमींदारी व्यवस्था चल रही थी और कहीं ना कहीं कृषक चल रहे थे। अगर हम आगे चलते हैं तो कहीं ना कहीं पूंजीपति जब सामंतवादी समाप्त हुआ तो पूंजीपति का दौर हुआ। मतलब कुल मिलाकर के इनका कहने का मतलब ये है कि जो ये आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो समाज का इतिहास है, इस इतिहास में कहीं ना कहीं आपको ये समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि भाई एक वर्ग अगर समाप्त होता है तो दूसरा वर्ग जो है ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर एक वर्ग उत्पन्न होते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक जो है वो समाप्त हो जाते हैं। सामंतवादी व्यवस्था गया, पूंजीपति का दौर आ गया, है ना, पूंजीवादी का दौर आ गया। ये बात को ये समझा रहा है। मार्क्स के समाजशास्त्री प्रणाली को हम दो आधार से देख सकते हैं, दो तरीकों से देख करके हम समझ सकते हैं। अब जो ये समाजशास्त्री की बात किया, इसमें क्या कहता है, पहला देखिए भौतिकवादी विचार है और दूसरा वर्ग संघर्ष है। ठीक है, वर्ग संघर्ष और भौतिकवादी विचार। तो सबसे पहले हम लोग भौतिकवादी विचारधारा को समझेंगे कि मार्क्स का जो भौतिकवादी विचारधारा है वो क्या कहता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि फिर ये कैसे वर्ग संघर्ष की बात किया, है ना,
क्या ये कहता है? वर्ग संघर्ष। और जब वर्ग संघर्ष समझ जाएंगे तो हमारा आंसर वहां पर क्लियर हो जाएगा। अब मजेदार वाली बात ये है कि हमें तो भाई ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या रहेंगे? ऑब्जेक्टिव रहेंगे, हमें तो थ्योरी लिखना ही नहीं है, तो हमको क्यों इतना रटना? और आपको सवाल इस तरह से थोड़ी पूछेगा कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या कहता है, लिखिए। बस आपको पूछेगा कि भौतिकवादी विचारधारा किसने दिया? मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दिया? मार्क्स ने। यही तो याद रखना। अब पूरे फंडा को जो मैं इतना देर से समझा रहा था उसमें से 2-3-4 बात निकल करके सामने आ रही है, तो अब आपके दिमाग में चलेगा कि सर हमें तो बस 3-4 पॉइंट लिखा देते और हो सकता था कि वहां से हम आंसर कर लेते, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बाबू, अगर पूरे के पूरे पूरा फंडा को नहीं समझोगे तो आप रटते रह जाइएगा। जैसे आप सुनते होंगे भाई, सिंपल से एक लुसेंट ले लो, लुसेंट को पूरा रट डालो, और इतने जोश में लड़का रहते हैं कि 3 महीना में पूरी इतनी मोटी लुसेंट रट देते हैं। फिर 3 महीना बाद उनसे पूछे तो पता नहीं चलता है कि मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था या फिर समुद्रगुप्त था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वन लाइनर रटिए और फिर उसकी कहानी ही नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपके दिमाग में रहेगा कहां से? तो ठीक वही चीज है कि जब हम भौतिकवादी विचारधारा पर बात करेंगे तो स्पष्ट है ना कि भाई भौतिकवादी 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 में क्या कह रहा है मार्क्स, ये दिमाग में चलने लगेगा तो लगेगा यार हमने तो पढ़ा था कि भौतिकवादी विचारधारा मार्क्स ने दिया था, वो ये बात को कह रहा था, इसमें ये बात घसीट रहा था। अच्छा, वर्ग संघर्ष की बात तो मार्क्स ही कर रहा था कि पूरी दुनिया में इन्होंने तहलका मचा दिया। वर्ग संघर्ष में मालिक और मजदूर की बात कर रहा था, तो वहां पर आपको ये रटने की जरूरत नहीं होगी। सवाल देखते आपका टिक लग जाएगा आंसर की आंसर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, मार्क्स ने कम्युनिस्ट पत्र में उल्लेख किया कि सारे संसार के मजदूर का लक्ष्य पूंजीपति को उखाड़ फेंकना और समाजवाद की स्थापना करना। यही बात को लेकर के तो इन्हें देशद्रोही की सजा दी गई थी। जो पूंजीपति वर्ग थे उनका शासन पर प्रभाव था, और जब इन्होंने इस तरह के लिखा पूंजीपतियों के विरुद्ध तो पूंजीपति ने सरकार के ऊपर दबाव डाली, सरकार ने उन्हें कैद किया और सरकार ने उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया। ठीक है, तो इनका क्या कहना था? इनका पूरा का पूरा अगर भौतिकवादी विचारधारा में देखेंगे तो इनका मेन कंसेप्ट तो यही था। इनका यही कहना था कि भाई जो कम्युनिस्ट पत्र है, कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी पत्र जो है इनका, जो कि 1948 में प्रकाशित हुआ था, मैंने बताया था। तो जो कम्युनिस्ट पत्र जो है उसमें इन्होंने क्या उल्लेख किया था कि संसार के मजदूरों का जो मेन लक्ष्य होगा, संसार की बात करता था, पूरे दुनिया की बात करता था, ना कि उस समय में यूरोप की बात करता था, उस समय पूरे दुनिया की बात कर रहा था। और आप देखेंगे पूरे दुनिया में, भारत में भी 1857 की क्रांति हुई है, हालांकि अंग्रेजों के विरुद्ध हुई है, उनका कुछ अलग मसला था, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे 1857 की क्रांति में कहीं कहीं ऐसे जगह है जो कि लोग जमींदारों से लड़ गए, अंग्रेजों से लड़ने छोड़ दिए, है ना। उनको तो बुझा ही नहीं रहा था, उनको लगता था कि यही जमींदार, यही लठायत लोग तो हमें परेशान करते हैं, अंग्रेज क्या परेशान करेंगे। तो बहुत सारे लोग थे कि अंग्रेजों के छोड़ करके वो जमींदारों के साथ लड़ गए, लठायतों के साथ लड़ गए, और ये लड़ने का जो काम, ये शोषण करने की जो बात कहा, मालिक मजदूरों की बात कहा, उसी का परिणाम और प्रभाव था। तो इन्होंने कहा कि पूरे दुनिया, संसार के मजदूरों का लक्ष्य क्या रहेगा? पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना। जो पूंजीवादी व्यवस्था है जिसमें अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। आप देखते हैं कि फैक्ट्री में दिन रात काम कर रहा है मजदूर, ठीक है, और मजदूर फैक्ट्री में भाई प्रोडक्ट को जो उत्पादित कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, वो तो मजदूर कर रहा है ना। पूंजीपति तो आराम से है, और उसके जो बीच में लाभांश होती है, लाभ जो होती है, लागत को निकाल करके उस लाभ को कौन हड़प रहा है? सिर्फ और सिर्फ जो है मालिक हड़प रहा है। तो इन्हीं बीच में ये लाभ वाला ही खाई, तो दोनों के बीच में झगड़ा का पैदा कर रहा था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेगा एक दिन मजदूर, और समाजवाद की पूरी दुनिया में स्थापना होगा। रसिया में देखिए साम्यवाद है, समाजवाद है ना। रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, लेनिन है, स्टालिन है, सारे लोगों का नाम तो जरूर सुने होंगे। ठीक है, तो ये मार्क्स जो है ये कह करके चले गए। हालांकि इनके 1883 में डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद में जो मार्क्सवादी विचारधारा पूरी दुनिया में जोर पकड़ी ना, शायद ये सोचने वाली बात थी, आश्चर्यचकित रह गए लोग। ठीक है, इस घोषणा पत्र के अंत में उन्होंने लिखा, मतलब कम्युनिस्ट पत्र जो उन्होंने लिखा था 1948 में, उसके अंत में देखिए ये क्या लिखते हैं, यह स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा। कहता है संसार के मजदूर एक हो जाओ। पूरे दुनिया में कह रहा है कि संसार के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हें खोना कुछ नहीं है सिवाय अपनी गुलामी की।
जंजीरों के और पाने को तुम्हारे सामने संसार पड़ा है। अगर हमारी भाषा में आप समझे तो ये क्या कह रहा है कि दुनिया के मजदूर तुम एक हो जाओ, अगर जीवन बढ़िया से जीना है तो दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। तुम्हारे पास इस जीवन में खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर ज्यादा से ज्यादा खो देगे तो वो तुम्हारे गुलामी का जंजीर है, गुलामी की बेड़िया है, लेकिन पाने के लिए तुम्हारे पास पूरी संसार पड़ी है। अगर उससे स्वतंत्र हो जाओगे तो पूरे संसार तुम्हारा हो जाएगा। ये अंतिम अपने कम्युनिस्ट पत्र में लिखा और यही लाइन, यही स्टेटमेंट पूरी दुनिया में तहलका मचा दी थी जब मार्क्स की मृत्यु हुई उसके बाद। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार सवाल पूछे हैं कि ये स्टेटमेंट किसका है या फिर किस पत्र से लिया गया है। तो जैसे आपके दिमाग में आएगा कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, जैसे आपको दिखे दुनिया के मजदूर एक हो जाओ की बात कर रहा है, तो सीधा आंख बंद करिए और खोजिए ऑप्शन में कि कार्ल मार्क्स है कि नहीं। जैसे ही अगर कार्ल मार्क्स मिला, कार्ल मार्क्स बंद, एकदम आंख बंद करके टिक करिए, चाहे कुट में ऑप्शन हो या फिर मैच द फॉलोइंग में हो, चाहे जहां भी हो, सारा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्क्स ने पूंजीवाद की जो कार्यविधि है उसका विश्लेषण अपनी प्रसिद्ध कृति पूंजी में किया है ना, दास कैपिटल जो लिखा उन्होंने, और उसके अनुसार इन्होंने क्या लिखा इस बात को समझिए। मजदूर जितना मूल्य उत्पन्न करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो पूंजी इनकी कृति है, पुस्तक है, उसमें इन्होंने क्या लिखा कि मजदूर जितना मूल्य उत्पन्न करते हैं, मजदूर जितना मूल्य उत्पन्न करते हैं उससे कम मजदूरी के रूप में पाते हैं। बात तो सही कह रहा है कि मजदूर जितना दिन भर में प्रोडक्ट उत्पन्न करते हैं और जितना पैसा का वो सामान उत्पादन करते हैं उसमें कितना उनको मिलता है। दिन भर में अगर 500 रुपया का वो काम कर दिया तो उनको दिन भर में 50 रुपया मिलेगा। बाकी जो 450 रुपया है वो किन्हें मिलेगा? मालिक को मिलेगा। तो 50 रुपया वाला अमीर होगा कि 450 रुपया वाला अमीर होगा? यही बात को कार्ल मार्क्स समझा रहा था, पूरे दुनिया को समझा रहा था। लेकिन इसका दुर्भाग्य देखिए कि भाई जब इनकी डेथ हुई तो मात्र इनके डेथ में अंतिम मात्रा में 8 लोग ही शामिल हुए। जो पूरे दुनिया के मजदूरों को एक करने की बात कर रहा था, कम से कम पूरे दुनिया के मजदूर एक हो जाते। तो उसके साथ भी कुछ कंडीशन है, वैसे राजनीतिक दबाव होंगे, उस समय सरकार के दबाव होगा, इसके चलते लोग नहीं जा पाए, है ना। तो मजदूर जितना मूल्य उत्पन्न करते हैं उससे कम मजदूरी के रूप में वो पाते हैं। दोनों के बीच का जो अंतर है वो पूंजीपति मुनाफे के रूप में ले लेता है। क्या करता है? दोनों के बीच में जो अंतर है वो पूंजीपति मुनाफे के रूप में लेता है। उसी को तो वो लाभांश कहते हैं और उसी को तो वो उसका बेनिफिट और फायदा खाता है। तो यहां तक हो गया, इन्होंने दास कैपिटल में लिखा। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद समाज में झगड़े का मुख्य आधार क्या है? जो पूंजीवादी समाज है, पूंजीपति समाज है, उसमें झगड़ा का मुख्य कारण क्या है? बस इतना ही समझते रहिए कि हम बता रहे हैं उसमें मार्क्स क्या कहना चाहता है ना। तो उसमें देखिएगा, गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। ये मैं जानबूझकर के लिखा ताकि आप समझ पाए कि भाई जो मार्क्सवादी विचारधारा कह रहा है, पूंजीपति में जो समाज में झगड़ा होने का मेन रीजन है, समाज में विद्रोह होने का मेन रीजन है, इसमें इसका मेन विद्रोह, मेन कारण यही है ना कि गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। ठीक है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। जब 1857 की क्रांति पढ़े होंगे तो उसमें तो आप जरूर देखे होंगे ना कि एक आर्थिक कारण आपको बड़ा अच्छा से पढ़ने को मिला होगा मौका, है ना। और आर्थिक कारण में आप क्या देख पाते हैं कि आर्थिक कारण में देखते हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, वो गरीबों को शोषण कर रहे हैं। जो जमींदार लोग हैं वो गरीबों को शोषण कर रहे हैं और गरीब जो है और गरीब होते जा रहे हैं। कर पर कर उसके ऊपर लाद दिया जा रहा है और बेचारा को जब फायदा होने लेने का मौका मिले तो उसमें वो कर के अंदर ही दब करके मर जा रहा है। ये रीजन रहा है 1857 की क्रांति। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ 1857 की क्रांति नहीं, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे क्रांति आपको मिलेंगे जिसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो कार्ल मार्क्स कभी कह करके चले गए थे कि गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। और यही रीजन है कि पूंजीवादी समाज में झगड़ा हो रहा है, इसी का मेन कारण है। यहां पर गरीब का मतलब मजदूर से है और अमीर का मतलब पूंजीपति से है। मैं जानबूझ करके इसको डिटेल कर दिया ताकि आप समझ जाए यहां पर कि मजदूर और मजदूर और किसके बीच किया जा रहा है बात? तो पूंजीपति वर्ग के बात है ना, पूंजीपति के बारे में बात किया जा रहा है। तो गरीब हमारा मजदूर से लिया गया है और पूंजीपति हमारा अमीर वाला शब्द से लिया गया है। क्लियर हो गया?
मुनाफा जो है, मुनाफा मजदूरों की मजदूरी को घटा करके ही बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए इन्होंने जब मुनाफा पर बात किया, कहता है कि मुनाफा मुनाफा मजदूरों की मजदूरी को घटा करके ही बढ़ाया जा सकता है। सही बात है कि मान लो, ध्यान रखिए मैं एकदम प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, इस चीज को समझिए। मान लो एक फैक्ट्री लगाया गया, ठीक है, इस फैक्ट्री में मजदूरों की मजदूरी 500 रुपया, कितनी है, 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया मजदूरों की, और टोटल यहां पर अगर मजदूर 500 खट रहे हैं, कितना मजदूर खट रहे हैं, 500 मजदूरों की संख्या है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको पर मंथ उतना रुपया पे करना होगा, ठीक है, इतना रुपया पर मंथ पे करना होगा। और कंपनी जो है 500 रुपया मजदूरों की मजदूरी है पर डे का, और पर डे का मजदूरी 500 मजदूर भी है, ठीक है, और ये मजदूर जो है सिर्फ 600 रुपया प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना, 600 रुपया का उत्पादन कर रहे हैं, मात्र 600 रुपया का। या फिर मान लेते हैं कि इसमें हम लोग 700 रुपया लगा देते हैं, 700 रुपया में 100 रुपया इनकी लागत हो जाएगी, 100 रुपया मुनाफा हो रहा है, चाहे 150 रुपया लागत मानते हैं तो 50 रुपया मुनाफा हो रहा है। समझिए यहां पर स्ट्रक्चर को समझिए, 500 रुपया पर डे मजदूरों को देना पड़ रहा है, वही मजदूर मात्र कितना, तो 700 रुपया प्रोडक्शन करके दे रहा है, जिसमें से उसकी 150 रुपया लागत है, तो बच रहा है 50 रुपया मुनाफा। कितना बच रहा है, 50 रुपया मुनाफा। लेकिन अगर पूंजीपति चाहे कि इसी मुनाफा को मुझे बढ़ाना है, इस मुनाफा में इजाद करना है, वृद्धि करना है, तो यहां पर कहता है कि इसके मजदूरी में कमी कर दिया जाए, 500 के जगह 300 रुपया देने का चार्ज किया जाए। तो भाई ये 200 तो बढ़ गया ना, और 200 प्लस 50 इनकी डायरेक्ट हो रही थी, तो डायरेक्ट इनका 250 रुपया क्या हो गया, मुनाफा हो गया। तो यही बात ये कार्ल मार्क्स समझा रहा है कि अगर पूंजीपति वर्ग चाहता है कि मुझे मुनाफा बढ़ाना है, तो भाई मजदूरों के मजदूरी में ही कमी कर दीजिए। क्या कीजिए, मजदूरों की मजदूरी में ही कमी कर दीजिए, इससे आपका मुनाफा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और यही रीजन रहा है समाज में झगड़ा होने का, यही रीजन रहा है कि अब गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। तो इस बात को बहुत डिटेल में बताने का काम कर रहा है कौन, मार्क्स कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि मार्क्स जो बात कर रहा है वो आपको भी समझ में आ गया होगा। अतः मार्क्स ने उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर क्या कहा, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। भाई जब सरकार की हो जाएगी, पूरे राष्ट्र की हो जाएगी, तो राष्ट्र में एक अधिकार है ना, वो सबके अधिकार में आ जाएगा। हमारे देश में बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग देख रहे हैं कि अब राष्ट्रीयकरण के जगह निजीकरण किया जा रहा है। बहुत सारे आम दिनों न्यूज़पेपर में, मीडिया में सुन रहे हैं कि फलाना एयरलाइंस को निजीकरण कर दिया गया, बैंकों को भी निजीकरण करने की बात चल रही है। कार्ल मार्क्स वैसे वैज्ञानिक विचारधारा थे, वो वैज्ञानिक चिंतक थे जिन्होंने निजीकरण को छोड़ करके राष्ट्रीयकरण की बात किया, और पूरे दुनिया में ये कंसेप्ट चला, लगभग चीज राष्ट्रीयकरण हुआ। हमारे देश में भी सारे चीजें राष्ट्रीयकरण हुई, रसिया में भी राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन आज फिर आप देख रहे हैं निजीकरण की बात हो रही है। अब हम यहां पर एक चीज ये तो समझ गए ना मार्क्सवादी विचारधारा से, कि जब निजीकरण की बात होगी तो पूंजीवादी समाज आ जाएगा, और जब पूंजीवादी समाज आएगा तो हमारा समाजवाद समाप्त हो जाएगा, और जब समाजवाद समाप्त हो जाएगा तो फिर से पूंजीपति और मजदूरों में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा, और फिर हम लोग उस युग में लौट जाएंगे जिस युग में मार्क्स जीवन व्यतीत कर रहा था। तो निजीकरण करना कोई साधारण नहीं, बहुत सारे लोग बढ़िया तर्क दे देते हैं, बहुत अच्छा से देते हैं, निजीकरण करने से देश विकास करेगा, निजीकरण करने से देश जो है डेवलप कर जाएगा, विकसित देशों में गिनती हो जाएगा। अरे भाई देश विकास तब करेगा जब यहाँ के हर जनता विकास करेगा, और निजीकरण जब पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा सारे सामान, तो पूंजीपति वर्ग तो फिर वो लाभांश वाला बात हो जाएगा ना, मजदूरी कम कर देंगे, अपने मन से उन्हें रखेंगे। अगर मजदूर उस पर थोड़ा भाई विरोध करे, हड़ताल करे, तो उन्हें निकाल करके दूसरे को लगा देंगे। तो फिर तो वर्ग संघर्ष की बात हो गई ना, फिर मार्क्सवादी विचारधारा फिर से एक बार स्थापित करने की जरूरत पड़ जाएगी। फिर क्यों ये मार्क्सवादी विचारधारा को लाया गया था, साम्यवादी विचारधारा को स्थापित किया गया था, राष्ट्रीयकरण करने की बात की गई थी, उसका कुछ तो प्रैक्टिकली या लॉजिकली कंसेप्ट रहा होगा जो उस समय के विचारकों ने इस तरह की बात की थी। तो आज अगर निजीकरण की बात कर रही है तो इतना समझ लीजिए कि आपको फिर से उस पूंजीवादी युग में जाना होगा, फिर से टाटा बिरला अंबानी की जो बात कर रहे हैं ना आए दिन कि
भाई टाटा बिरला अंबानी और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीबी होते जा रहे हैं। अरे महंगाई गरीबों के लिए बढ़ती है, अमीरों के लिए महंगाई का फर्क नहीं पड़ता। अगर चावल कल 40 रुपये खरीद रहे थे और आज 85 रुपये खरीदना पड़ रहा है, तो ये महंगाई सिर्फ गरीबों के लिए है, ना कि अमीरों के लिए। उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। तो पूंजीवादी व्यवस्था जो निजीकरण की बात करती है, वो कहीं ना कहीं फिर राष्ट्रीयकरण को क्षति पहुंचाएगी, समाज में मजदूर और मालिक का संघर्ष जो है शुरू हो जाएगा। खैर, वो अपनी जगह पर है, कोई अन्यथा नहीं लीजिएगा कि सर ने इसका जबरदस्त विरोध कर दिया था एक क्लास में, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिए, हम लोग मार्क्सवादी विचारधारा देख रहे हैं, हम लोग अपने तौर तरीके से सोच रहे हैं। मार्क्स ने वर्ग विहीन समाज की बात किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग विहीन कहने का मतलब यह है कि जब पूरे देश में राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, तो यहां राष्ट्रीयकरण होने के बाद समाज में कोई ना पूंजीपति रहेगा, ना कोई मजदूर रहेगा, और ना मजदूर ना पूंजीपति। जब भी ये देखा है तो दो वर्गों में बांट करके देखा है, ठीक है। तो वर्ग विहीन समाज की बात कर रहा है, वर्ग विहीन समाज की कल्पना कर रहा है। आपको पता, गांधी जी भी वर्ग विहीन समाज की कल्पना किए थे। शायद गांधी जी लास्ट में उस वर्ग विहीन समाज में लिख करके चले गए कि जो हमने कल्पना किया है ये शायद इस लोक या इस पृथ्वी पर संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से वर्ग विहीन समाज की बात की जाती है, वो यहां पर उस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती। तो वर्ग विहीन समाज की बात हम कार्ल मार्क्स कर रहा है सबसे पहले। गांधी जी तो भाई ये 20वीं शताब्दी के हुए ना। कार्ल मार्क्स वर्ग विहीन समाज की बात करता है कि जब पूरे चीज राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, समाज में सब बराबर हो जाएंगे, तो सब समाज में, पूरे समाज में सब एक जैसा लोग हो जाएंगे। समाज में कोई वर्ग ही नहीं रहेगा, ना कोई अमीर रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई मालिक रहेगा, ना कोई मजदूर रहेगा। और ये वर्ग विहीन समाज में एक सरकार होगी, वो सरकार सभी को अधिकार देगा, और वह अधिकार सभी का समान होगा। क्या होगा? समान होगा। और फिर जब समान अधिकार होगा, समान सभी चीजों पर समान अधिकार रहेगा, तो स्पष्ट है कि वो समाज आदर्श होगा। फिर आदर्श समाज की कल्पना यहां पर आ जाएगी, है ना। तो इन्होंने वर्ग विहीन समाज की बात किया, वर्ग विहीन समाज की वकालत किया, और उन्होंने कहा कि जब पूंजीपति वर्ग जो है सर्वहारा वर्ग में संघर्ष होगा, तो सर्वहारा वर्ग जो है, देखिए सर्वहारा का मतलब यहां पर फिर ध्यान रखिए, मजदूर होगा, ठीक है। या ऐसा नहीं, मजदूर या सर्वहारा वर्ग जो है मार्क्स के विचार में, मार्क्स के नजरों में बराबर है। वो कभी सर्वहारा वर्ग की बात कर लेता है या कभी मजदूर वर्ग की बात करता है। तो इन्होंने कहा कि जब पूंजीवादी या पूंजीपति और मजदूरों में झगड़ा होगी, तो स्पष्ट है कि इस संघर्ष में मजदूर वर्ग जीत जाएंगे। क्या करेंगे? मजदूर वर्ग जो है वो जीत जाएंगे, और जब मजदूर वर्ग जीतेंगे तो पूंजीपति वर्ग अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? पूंजीपति वर्ग जो है समाज में समाप्त होगा, और फिर समाज में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग रहेगा, सर्वहारा वर्ग। और जहां पर एक वर्ग होगा वहां पर फिर वर्ग वाला बात ही नहीं होगा। तो वर्ग विहीन बात कौन कर रहा है? मार्क्स कर, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब आते हैं हम लोग मार्क्स का मुख्य सिद्धांत। अब मार्क्स का मुख्य सिद्धांत क्या है, मैं जानबूझ करके यहां शॉर्ट में दिया है ताकि आपके दिमाग में रहे, क्योंकि सवाल इसी तरह से पूछेगा। तो मार्क्स ने द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। फिर ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया है? मार्क्स ने दिया है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है? मार्क्स ने दिया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जो अभी मैं बता रहा था, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मतलब वो मुनाफे वाली जो मैं बात कर रहा था कि भाई मजदूरों की मजदूरी कम कर दिया जाए तो उसमें अतिरिक्त मूल्य या फिर उसमें मुनाफा इजाद हो जाएगी, वो वाला बात, ठीक है। तो ये सारे सिद्धांत जो है कौन दे रहा? मार्क्स दे रहा है। इसके बाद देखिए, जो इन्होंने वर्ग संघर्ष की बात कहा, उसमें कहा कि वर्ग चेतना की अवधारणा, क्रांति के सिद्धांत और विचार आधार का स्वरूप। क्लियर हो गया? ये टोटल पूरा मार्क्स का थ्योरी था, और मुझे लगता है कि अब मार्क्स विचारधारा आप समझ गए होंगे, और आपके अंदर भी मार्क्सवादी विचारधारा जो है वो दौड़ने लगी होगी। खैर, कोई बात नहीं। अब एक डायग्राम है, उस डायग्राम को समझिए। ये डायग्राम क्या है, बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगा। पूरा का पूरा जो डिटेल मैंने इतना समय तक आपके साथ चर्चा किया, उसमें इस डायग्राम को भी देख करके समझ सकते हैं। सबसे पहले सोसाइटी, समाज के बारे में ही बात कर रहा है, सोसाइटी के उत्थान के बारे में बात कर रहा है। अब इन्होंने सोसाइटी को कैसे बांटा, यहां पर देखिए। पहला आधार है, दूसरा अधिरचना है। क्या है? पहला आधार है और दूसरा अधिरचना। अब इस आधार में देखिए, समाज का बात कर रहे हैं, समाज में इस आधार को देखिए। आधार हमारा क्या है? उत्पादन प्रणाली है। भाई आधार समाज में उत्पादन प्रणाली वही है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है? उत्पादन प्रणाली। अब उत्पादन प्रणाली यहां किस तरह से हो रहा है? तो यहां देखिए, उत्पादन प्रणाली इधर उत्पादन की शक्तियां होगा, और दूसरा उत्पादन से संबंध,
मतलब एक उत्पादन करने वाला जो शक्ति है वो, और दूसरा उसका संबंध। बहुत ध्यान से समझिए। पहले हमने कहा समाज, समाज को दो भाग, एक आधार हो जाएगा बेस जिसको कहते हैं, और दूसरा अधिरचना सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, दो हो गए, क्लियर। इस आधार में हम देखते हैं क्या है, उत्पादन प्रणाली है, ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमारा आधार प्रणाली हो जाएगा। इस आधार प्रणाली में हम लोग दो तरीका देखते हैं, एक उत्पादन की शक्ति और दूसरा उत्पादन का संबंध। ठीक है, क्या है, उत्पादन का संबंध। अब उत्पादन की शक्ति में हम लोग क्या, दो ही चीज हो सकता है, दिमाग यहां लगाइए। जो उत्पादन की शक्ति है समाज में वो किसके, दो चीज हो सकता है। एक उत्पादन के साधन में आप यंत्र और उपकरण देखेंगे भाई, जिसको मशीन कहते हैं हम लोग, है ना, टूल्स मशीन, उससे उत्पादन हो रहा है। दूसरा इसमें आप देखें तो यहां पर श्रम शक्ति। अब श्रम शक्ति में क्या है, मानवीय ज्ञान और निपुणताएं, मतलब जो मजदूर है भाई, जिसके पास जितना स्किल है, ठीक है, जिसके पास जितनी ज्ञान है, तो यही तो उत्पादन का आधार है। इधर क्लियर समझ गए, उत्पादन का आधार एक या तो मशीन होगा, दूसरा मानव होगा, तीसरा भी कोई होगा क्या, जानवर पशु थोड़ी उत्पादन कर देगा आपको, या तो मशीन के माध्यम से होगा या फिर आदमी के द्वारा। और वो सारे आदमी के क्या होगा, उसके रचनात्मक बुद्धि या उसके मस्तिष्क या उसके स्किल पर डिपेंड करेगा। ठीक, अगर हम इसी में दूसरी बात तरफ देखें, जो प्रोडक्शन का, उत्पादन का संबंध है ना, इसमें देखिए अब यहां पर सबसे मजेदार वाली बात है, जो वर्ग संघर्ष की बात करता है, कहता है सामाजिक विन्यास। यहां पर क्या हो रहा है, सामाजिक विन्यास हो रहा है। कैसे, दास प्रथा समाज, सामंती समाज और पूंजीपति समाज, पूंजीवादी, तीन समाज है। दास प्रथा समाज जो प्राचीन की बात करता है, सामंती व्यवस्था समाज ये मध्यकालीन वाला बात करता है ना, मध्यकालीन इतिहास की बात करता है, यहाँ प्राचीन की बात करता है, ठीक है। और तीसरा हमारा ये पूंजीवादी की बात करता है, जो मैं पूरा डिटेल में अभी पूंजीवादी पर भी चर्चा किया था, ठीक है। ये आधुनिकता की बात करता है, क्लियर। अब देखिए, अगर इधर देख रहे हैं परस्पर विरोधी वर्ग, ये समाज में सदैव रहा है। ऐसा नहीं कि भाई प्राचीन के भी ऐसा रहा होगा जहां पर समाज में संघर्ष नहीं होता था, ऐसा रहा होगा जहां पर समाज में संघर्ष नहीं, वो सदैव रहा है। मार्क्स ने उस नजरिए से देखा और सब जगह क्लासिफिकेशन कर दिया, वर्ग संघर्ष की बात किया। हमने ये भी बात आपको एक उदाहरण दिया ना कि अपने परिवार में इन्होंने पिता और पुत्र के बीच में भी वर्ग संघर्ष की बात कर दिया। क्या कर दिया है, वर्ग संघर्ष की बात किया। पिता मालिक तो पुत्र उसका क्या हो जाएगा, मजदूर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने सब जगह इस तरह की बातों को देखने का कोशिश किया है। अब ऐसा नहीं है कि अगर रहते तब वैसा करते। देखिए, जब हम लोग दास प्रथा समाज की बात करते हैं, वहां पर स्वामी और दास रहता था, इनके बीच संघर्ष हो रही थी, समाज में दास और संघर्ष चल ही रहा था ना। तो स्वामी और दास है, जहां पर अगर समाज प्रथा है वहां पर स्वामी और दास का संघर्ष चल रहा था। हम लोग भी देखे दास दस्यु का युद्ध, है ना, दास दस्यु का युद्ध। फिर सामंती व्यवस्था, तो सामंती व्यवस्था में हम देखते हैं मजदूर, जमींदार और किसान हो जाएंगे। सामंती व्यवस्था एक्चुअली किससे फॉर्मेशन है भाई, वो जमीन वाला, मैं पिछला लेक्चर बताया था शायद, वो पिरामिड वाला स्ट्रक्चर याद होगा ना, सामंती व्यवस्था। उस सामंती व्यवस्था के नीचे किसान लोग दब जा रहे हैं, तो जमींदार और किसान हो जाएंगे। फिर आगे चलिए, पूंजीवादी समाज, तो पूंजीवादी समाज में पूंजीपति और कामगार हो गए, कामगार का मतलब मजदूर, पूंजीपति का मतलब मालिक हो गए, ठीक है। तो ये वर्ग संघर्ष की जो बात किया है, ये समाज में सदैव रहा है। और इसके बाद इन्होंने इधर देखिए, फर्स्ट स्टेज हम लोग समझ गए, बेस को समझ गए। अब इधर कानूनी राजनीतिक संरचना, धर्म, नैतिक आदर्श, सामाजिक प्रथाएं, साहित्य, कला और संस्कृति, ये सारे इनके स्ट्रक्चर रहे हैं, ठीक है। ये सब जो है आप देखते हैं समय समय पर कानून आता है, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन के माध्यम से उसे उजागर किया जाता है। तो क्लियर है, ये पूरा का पूरा हमारा कार्ल मार्क्स की कहानी थी। और उम्मीद करता हूं आपको पूरा का पूरा डिटेल में कार्ल मार्क्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस कार्ल मार्क्स की थ्योरी देखिए, ये स्मोकिंग कितना करता था, चेहरा सूख गया है, और मैंने बताया ना कितना दारू पीता था ये और कैसे घटकता था, ठीक है। और वही दारू इसकी जान ले लिया। आप सभी पीते होंगे तो छोड़ दीजिएगा, कार्ल मार्क्स की तरह जीवन व्यतीत मत करिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, धन्यवाद।